नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर असम्बली की तरफ से आर्टिकल 370 की बहाली की करारदाद आज असम्बली में मंजूर की गई है और इस हवाले से ये मुतालबा भी किया गया है कि भारत की मरकज़ी हुकूमत रियासत की खसूसी हैसियत जो है उसको बहाल करे। इस करारदाद की मंजूरी से क्या कश्मीर के अवाम को आज़ादी जो है उस मिलने में कोई मदद मिलेगी या इससे वहाँ पे क्या असरात होंगे, ये सब सवालात और इससे जुड़े बहुत सारे दूसरे सवालात जो हैं इस पर राय जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें टाइम दिया। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या भारत की जो मरकज़ी हुकूमत है वो इस रियासती मुतालबे के सामने ज़्यादा देर तक ठहर सकेगी, अपनी हट दर्मी जारी रख सकेगी? जी हाँ, मेरा ख्याल में हट दर्मी इनकी तो जारी रहेगी। जिस तरीके से अभी रिएक्शन आया है, अव्वल तो पहले तो इम्पोर्टेंस ये देख लें कि जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जब इलेक्शन के लिए वो उतरी थी तो उन्होंने यही वादा किया था कि हम वापस आएंगे तो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी रेस्टोरेशन ऑफ 370। सो अकॉर्डिंगली लोगों ने उनको इसीलिए वोट दिया था कि वो आके वो रिस्टोर करेंगे स्टेटहुड को और जो कश्मीरियों के जो हुकूक है उनको रिस्टोर करेंगे। और फिर इसी तरह कांग्रेस के भी जो पार्टी थे उनके भी कोई 7 सीटें थी, सो लीडिंग थी, उन्होंने हुकूमत बना ली। तो वो उस वजह से थी। और जब आज ये रेजोल्यूशन पास हुई है तो इनका सुरिंदर सिंह है, उन्होंने जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ये रेजोल्यूशन पेश की। सो यूनानिमसली लिविंग असाइड उन्होंने कहा जो बीजेपी जो जम्मू से लोग आए थे उन्होंने अपोज किया, बाकी सब ने उसको इनके फेवर में वोट किया। इसमें महबूबा मुफ्ती थी, सजाद लोन इसमें शामिल थे, आगा सईद रूहुल्लाह, बड़े बड़े जो लीडर्स थे। तो एक अच्छा कदम के तौर पर देखा जा सकता है, जिससे ये कश्मीर में खुशी मनाई गई है और मनाई जा रही है। लेकिन इंडिया के ऐवानों में खलबली मच गई है कि ये ऐसा क्यों कर हुआ, डिस्पाइट इफेक्ट जो है कि ये गवर्नमेंट जो बनी है वहाँ की, ये देखें इसके पास पावर्स नहीं है। इनको पास ये है कि वो लेजिस्लेशन आम कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो भी होंगी उसकी अप्रूवल लेफ्टिनेंट गवर्नर देगा। सो उधर पावर्स नहीं है। ये कोई कानून साजी पब्लिक ऑर्डर पे नहीं कर सकती हैं और पुलिसिंग पे नहीं कर सकती हैं। तो आप समझ लें इसके पास पावर्स नहीं है, सेंट्रल चीजें कंट्रोल करेगा थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन इससे ये हुआ है कि मैसेज गया है बीजेपी को, हिंदुत्व का जो कंसेप्ट वो लेके आए थे, दैट हैज बीन रिजेक्टेड बाय द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और तुम्हारे ख्याल में एक बहुत सीरियस सेटबैक है। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि इस करारदाद की मंजूरी को फाशिस्ट मोदी हुकूमत के खिलाफ कारी ज़रब के तौर पे इस्तेमाल करते हुए क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को इस करारदाद के हक में आवाज़ उठानी चाहिए? यकीनन जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ख्याल में जो हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी इसमें कोई स्टेटमेंट आएगी और हमारे जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं मुनीर अकरम साहब, वो फ्रिक्वेंटली बात करते रहते हैं, तो मेरा ख्याल में वो भी वहाँ पे रेज करेंगे। और दुनिया देखें, अगर आप रिसेंट अभी जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प वापस आए हैं, जब ये पहले टर्म में अपने उसमें थे तो उन्होंने कहा था मैं जम्मू कश्मीर पे मैं बातचीत करवा सकता हूँ। तो मेरा ख्याल में, और वो ही अंडरस्टैंड्स कि यहाँ पे जो रीजन की स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन जम्मू एंड कश्मीर, जो कोर इशू है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान है। तो मेरा ख्याल में उनकी भी यहाँ पे नज़र होगी और इस पे एक हमारी यकीनन तरफ से बातचीत होनी चाहिए और वो बिल्कुल उसको डिफरेंट फोरम्स पे यूरोपियन यूनियन के साथ, OIC का जो रिसेंट समिट हो रही है उसमें भी उठाना चाहिए और दूसरे बड़े जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहाँ पे हमें रेस करना चाहिए। मसूद खान साहब, ये फरमाइएगा कि ये मौजूदा करारदाद की जो मंजूरी है, खसूसी हैसियत की बहाली, क्या आप समझते हैं कि इससे कश्मीरियों की जो आज़ादी की तहरीक है उसको भी बराह रास्त को फ़ायदा पहुँचेगा? देखें जी, इससे एक मैसेज तो दिया। देखें, जिस तरह मैंने बताया था, जम्मू एंड कश्मीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने यही कहा था हम रिस्टोर करेंगे। कांग्रेस ने भी यही कहा था कि रिस्टोर होना चाहिए। फिर देखे वरना जम्मू एंड कश्मीर में वोटिंग का टर्न आउट इतना नहीं होता जितना इस दफा था। सो इट वाज बाय डिजाइन लोगों ने वोट दिया टू शो मोदी और फाशिस्ट रजीम को कि हम आपके साथ नहीं हैं।
और हम आपकी पॉलिसीज को पसंद नहीं करते हैं, उसको हम रिजेक्ट करते हैं। सो देयरफॉर दे वोटेड जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये पिछले इलेक्शन में इनको 14 सीटें मिली थी, इस दफा इस नारे की वजह से इनको 42 सीटें मिली हैं। तो मेरा ख्याल में एक बहुत अच्छी ये कदम है, और जो हुर्रियत पसंद है उससे इनको बूस्ट मिलेगी। और यकीनन देखें कि अभी जो कश्मीर के अंदर जो हालात है इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, न सिर्फ वैली में हुर्रियत पसंदी जोरों पे है, बल्कि सौ तहपीर पंजल रेंज है, वहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स जिस तरीके से वहाँ पे वो हमले कर रहे हैं, तो वहाँ तो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा लो मोरल है। अभी तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ जाके वो वीडियोस भी बनाते हैं अपने ऑपरेशंस के, और जिस तरीके से उन्होंने एक टेरर वहाँ पे क्रिएट किया है। तो मेरे ख्याल में चीज़ें इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ से निकलती जा रही है। ब्रिगेडियर साहब, आपने अभी हिंदुत्व की बात की, फासिस्ट हुकूमत की बात की, तो कश्मीर तो सर फहरिस्त है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप बाकी इंडिया को देखें तो वहाँ पे भी मुसलमानों की या अकलीतों की जो सूरत हाल है को खासी परेशान कुन है। आप ये देखें कि अगर हम उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करें तो उसके जो मेन पिलर हैं, जो सबसे बड़े किरदार हैं, वो शाहरुख खान हो या सलमान खान हो, उनको भी किन हालात का सामना रहता है। सलमान खान पे कातलाना हमला हुआ, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, उसी तरह से शाहरुख जो हैं उनकी आप देख लें, उनकी भी सूरत हाल आपके सामने है। तो ये सब लोग तो मुस्लिम अदाकार जो हैं ये भी तो हिंदुत्व का शिकार होते हैं। जी हाँ, ऐसा ही है। देखें कि 15% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है वो मुसलमानों पे मुश्तमिल है। थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, 20 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। तो एक मुसलमान जो है वो बम्बई में जाके वहाँ पर ना फ्लैट नहीं खरीद सकता, जिस तरीके से शबाना आज़मी कई दफ़ा कह चुकी है कि वो मुस्लिम होने की वजह से उनको फ्लैट नहीं मिल रहा है। और फिर देखें कि जिस तरीके से बदमाशी जो बिश्नोई गैंग जिस तरह आप रेफर कर रहे हैं, जो खुलेआम वो जेल में बैठा हुआ है और कह रहा है कि हम सलमान खान को टारगेट करेंगे। और इसके अलावा देखें ये बिश्नोई गैंग जो है वो तो लारस बिश्नोई जो है ये तो अभी तो एस्टेब्लिश हुआ कि रॉ इसको इस ग्रुप को यूज कर रही थी अगेंस्ट असैसिनेशन ऑफ 6 कनाडा में और एल्सवेयर प्लानिंग हो रही थी। तो मुसलमानों की तो कोई हैसियत नहीं है। जिस तरीके से वहां पे हमने देखा नेशनल एनआरसी का जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया है मुसलमानों के लिए, जो गाय के गोश्त की वजह से मार पड़ रही है, लव जहाद का कंसेप्ट है उस पर मार पड़ रही है, और इसके अलावा घर वापसी की वो बात कर रहे हैं। और इसके अलावा देखिए जो क्रिश्चियंस के साथ जो कुछ हो रहा है मणिपुर में, हमने देखा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो वहाँ पे हो रहा है। और फिर आज की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया कि जी ये जो रेजोल्यूशन पास हुई है हम इसको मानते नहीं है, दुनिया की कोई ताकत इसको रिवर्स नहीं कर सकती है, हम अम्बेडकर का जो कानून है उसको लेके चलेंगे। अम्बेडकर जो था इसने इंडियन आइन बनाया था और वो दलित था, और वो इतना उस पर प्रेशर था और दलितों पे इतना प्रेशर आया जब उसके साथ थर्ड रेट सिटीजन के तौर पे वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रही थी, शुगर थे, उनको मीनियल काम के लिए यूज हो रहे थे, उनके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं, पानी नहीं पी सकते हैं। तो अम्बेडकर ने हिंदुइज्म को छोड़ के बुद्धिज्म को उसने कबूल कर लिया था। तो ये हालात में अपने मकसद के लिए आप अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं, अपने मकसद के लिए गांधी का नाम लेते हैं, जबकि गांधी को कत्ल करने वाला नथुराम गोडसे था, वो आरएसएस का वर्कर था। और इलेक्शन से पहले मोदी ने ये भी कहा था जब हम आएंगे तो सावरकर को हम एक भारत रत्न देंगे, जो बेसिकली ही वाज बिहाइंड द मर्डर ऑफ गांधी। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स इनके हैं। मुसलमानों की वहाँ पे कोई हैसियत नहीं है, क्रिश्चियंस की कोई हैसियत नहीं है, दलित की कोई हैसियत नहीं है, आदिवासी जो ओरिजिनल लोग हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो समझते हैं कि हिंदुत्व हो जिसमें अपर क्लास हिंदूज हो उनका वहाँ पे कंट्रोल है। लेकिन अभी आप देखें इंडिया के अंदर जो मसाइल हैं, नॉर्थ और साउथ डिवाइड है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल चल रही है, सेंटर में नेक्सलाइट मूवमेंट है जो 14 प्रोविंसेस में चल रही है। और इसके अलावा देखें कि इंडियन पंजाब में वहाँ पे सिख स्ट्रगल कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर जो फॉल्ट लाइन्स है वो सारे एक्टिव हैं। तो ये मसाइल तो इंडिया के लिए ही है, और सब्सिक्वेंटली अगर इस तरह प्रेशर रखेंगे तो वो टाइम दूर नहीं है जब ये दलित भी खड़े हो जाएंगे और मेन लैंड इंडिया में मुसलमान भी खड़े हो जाएंगे सिखों के साथ।
बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें टाइम दिया ना।